ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कैसे सारी चीजें मिल के एक काइंड ऑफ बड़ा फंक्शन चलता है, दैट इज इटसेल्फ बहुत ही बड़ी बात है। तो वही है, एज आनंद सेड कि डेली नए नए लोगों से मिलना, बातें करना, एंड देन एग्जैक्टली पहले 2 हफ्ते तो समझना कि हमें करना क्या है, हमें क्यों बुलाया है यहाँ पे। तो वही सब चल रहा है अभी तो। अच्छा एक्सपीरियंस, बढ़िया है। भैया ठीक है। तो जैसे अमित आप, हाँ, जो सप्लाई चेन मतलब प्रोफाइल है वो सबके लिए काफ़ी मतलब वेग सी है। इसके बारे में हम लोग भी कंफ्यूज हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। कूल। सो बेसिकली प्रियांशु स्टार्ट। सप्लाई चेन, हाँ ठीक है। सप्लाई चेन बेसिकली हर कंपनी का थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। मतलब बहुत वास्ट फील्ड है। मतलब कभी इट डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट। कभी कभार प्रोजेक्ट तुमको प्योर स्ट्रैटेजी का मिल सकता है, कभी कभार प्योर तुम्हारा डेटा का हो सकता है, और प्योर ऑपरेशंस का हो सकता है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल। सो यू कैन नॉट रियली डिफाइन द डोमेन, बिकॉज जो सप्लाई चेन होता है उसमें सब कुछ लगता है। तुम्हारा जैसे से डिजिटलाइजेशन आ रहा है वैसे से नए टूल्स भी लगते हैं। तुमको मशीन्स का एफिशिएंसी भी इंक्रीज करना है, तुमको लोगों की, मतलब आई हैव co-interns working here, and we are working, all of our projects included, we are working from anything and everything included. Like कभी कुछ लोग जाके लोगों से बात कर रहे हैं to see what kind of work they are doing to increase the productivity in plant. कुछ लोग machines को analyze कर रहे हैं to see how we can increase the efficiency in production. I personally am working on Power BI and other data tools to make more enhanced मतलब dashboard, and increase the productivity of the people who watch the whole supply chain from an admin perspective. And there are other projects also going on in operations that I have to work upon. So it's a very vast field. And I think शिवम तुम कुछ ऐड करोगे तो म्यूट। शिवम, यू आर ऑन म्यूट। हाँ हाँ, हाँ सॉरी। तो सप्लाई चेन बेसिकली मैं ऐसा, प्रियांशु जो कह रहा है सही कह रहा है। अगर तुम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो बहुत ही बड़ा चीज है, बहुत ही बड़ा है। मतलब सप्लाई चेन, हमें पहली बार जब सुना था, और तुम लोग को भी ऐसा लगता होगा कि सप्लाई चेन इसकी एक प्रोडक्ट बन गया, अब उसको हमारे घर तक कैसे पहुंचा रहे हैं, वही है सप्लाई चेन। बट ऐसा नहीं है। सप्लाई चेन इज राइट फ्रॉम द सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिर उसको कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तुम्हारे प्लांट फैक्ट्री कैसे ऑपरेट कर रही है, फिर कैसे पैक करके और कैसे भेज रहे हो, सब कुछ उस एक के अंडर आता है। तो इसलिए जो जैसे है ना कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, स्कोप बहुत ज्यादा है कोई चीज करने का। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रोल, क्या वो चाहते हैं। इसलिए जो इंटर्न जैसा बोला कि मेरे यहाँ भी ऐसा ही है। कुछ लोग फैक्ट्री में एनर्जी कैसे ऑप्टिमाइज करना है उस पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग मशीन्स की एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हैं, कुछ लोग डैशबोर्डिंग पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग पैकेजिंग को देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो एज अ रोल यही है, मतलब ओवरऑल। अगर आनंद कुछ ऐड करना है तो आई गेस। नहीं, मतलब मोस्टली आंसर ऐसा ही है कि वही, मतलब जैसे कि प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट, तो वही आप बहुत बड़ी चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें पेरिशेबल होती हैं, तो उसको प्रोक्योर करना चाहिए, कितनी बार प्रोक्योर करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए कि नहीं, वही सब चीज़ें, कितनी बार ऑर्डर करना चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें, मतलब वही है, हर चीज़ वही चल रही है कि प्रोक्योरमेंट से लेके कंज्यूमर तक सब कुछ सप्लाई चेन में। I would say from what I have learned, मतलब जितने लोगों से बात किए हैं, तो प्रोडक्ट सप्लाई विल गिव यू अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, राइट फ्रॉम स्ट्रैटेजी टू ऑपरेशंस। मतलब बहुत स्केल होता है तुम्हारा इधर से उधर ट्रांसफर होने का। सप्लाई, प्रोडक्ट सप्लाई के अंदर ही, सप्लाई चेन के अंदर ही प्रोडक्ट सप्लाई, पीएनजी में इसको प्रोडक्ट सप्लाई कहते हैं। दैट इज व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग प्रोडक्ट सप्लाई इज द सेम थिंग एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो इसके अंदर यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू वर्क अपॉन मेनी थिंग्स। सो समटाइम्स यू विल बी डूइंग स्ट्रैटेजी कि प्योर कंपनी के अंदर ही कंसल्टिंग करो कंपनी के लिए, कई बार पूरा ग्राउंड जाके ऑपरेशंस पूरा एनालाइज कर रहे हो। सो इट्स नॉट दैट कुछ ऐसा फिक्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये काम होता है। इट विल रियली वेरी फ्रॉम योर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट एंड द प्लेस दैट यू आर। हाँ, लाइक इसमें मुझे एक ऐड करना, छोटी सी बात, लाइक स्ट्रैटेजी वाली बात है अगर, तो इट इज काइंड ऑफ, अगर स्ट्रैटेजी भी है तो इसमें यू हैव टू वर्क ऑन गिविंग द आइडिया से इम्प्लीमेंटेशन तक। तो लाइक अगर मुझे जैसा प्रोजेक्ट मिला है, तो मुझे उसके लिए आइडियाज निकालने हैं, जो हम नॉर्मल स्ट्रैटेजी प्रोजेक्ट में करते हैं अपने कॉलेज में, कि आइडियाज निकाल के कुछ बात प्रेजेंट करते हैं उसको, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो क्या जो स्टेप्स होते हैं वो भी इसमें ऐड अप हो जाते हैं। तो ऐसा समझ लो उस रोल को। और हाँ, मतलब ये जो स्ट्रैटेजी की बात बोला था, मतलब मेरा प्रोजेक्ट भी वैसा ही कुछ था, तो वही है। लेकिन अब स्ट्रैटेजी हम लोग जाके कुछ भी सोच के अगर कुछ आते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि इसका प्रूफ दो कि ये काम करें, मतलब इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, और डेटा बेस्ड होना चाहिए। मतलब आप लोग जो कर रहे हो वो उसका जिसका मतलब प्रूफ होना चाहिए कि आप लोग जो सोच रहे हो वो राइट है, जो आप लोग
निकाल रहे हो राइट है, क्योंकि मेरे को ये बोला गया कि डेटा पहले कलेक्ट करो और तुम्हारे डिसीजन जो भी होंगी, स्ट्रैटेजी जो भी बेस्ड होगी, वो तुम्हारे डेटा पे ही बेस्ड होगी, डेटा में जो इंसाइट्स निकल रहा है उसी पे बेस्ड होगी। तो लाइक स्ट्रैटेजी भी वही होती है, इंप्लीमेंटेबल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए थोड़ी बहुत ऐसा। तो लाइक और आपने दो या हाँ कुछ ऐड करना था भैया? और मतलब मोस्टली वही है कि तुम लोग अगर डेटा एनालिटिक्स डीएस के लिए पढ़ रहे हो तो उसमें केस स्टडीज पढ़ते हो, बहुत सारी बिजनेस कैसे काम करता है वो सब चीज़ें पढ़ते हो थोड़ा बहुत, वो सब चीज़ें यहाँ पे यूज आती हैं। इवन पाइथन वगैरह अगर आता है, एक्सेल वगैरह, पाइथन में तुम लोग डेटा एनालिसिस वगैरह यूज करते हो, क्या बोलते हैं, पांडास नंपाई यूज करते हो, डेटा फ्रेम क्लीनिंग वगैरह यूज करते हो, वो सब भी यूज होता है, सब कुछ यूज होता है। मतलब कंसल्टिंग की फील्ड्स में भी जो है उनका भी काम आ जाता है। तो लाइक आपने अभी 2 या 3 वीक एज इंटर्न काम कर चुके हैं, तो एज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी क्या है आपके ऊपर एज इंटर्न? एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा अभी तक नहीं है, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है बस उस प्रोजेक्ट को हम लोग मतलब ढंग से कर पाए, और कंपनी को जो प्रॉब्लम्स है वो, कंपनी जो प्रॉब्लम्स है वही प्रोजेक्ट है हमारा, तो उसी को मतलब उसी का सॉल्यूशन दे पाए, कुछ स्ट्रैटेजी दे पाए ऐसा, या फिर जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस उन्होंने रेज किए हैं उनके प्रोजेक्ट में उनको आंसर कर पाए। बस अभी तो यही है कि 1 मंथ 1.5 मंथ जो बचा है अभी उसमें मतलब वही प्रोजेक्ट अच्छे से करना है हम लोगों को, वही हमारी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो। एंड एज इंटर्न कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं? जैसे बंका भैया ने बोला कि पावर बीआई पे वो काम कर रहे हैं, आपने बोला कि डेटा एनालिसिस के लिए नंपाई पैंडास यूज कर रहे हैं, तो एनी अदर सॉफ्टवेयर? एक्सेल। एक्सेल तो बहुत यूज करोगे भाई, बिना डेटा के ये लोग कुछ मानते नहीं है। कोई भी आइडिया लेके जाओ, डेटा चाहिए। अब हम I cannot share this, but there's a project where I am working. So there is some problem, but I don't have. These people are saying that it is a problem, but I don't have the data to prove it. Everyone knows it's a problem, but the company itself does not have data to prove it. So no one from the above will make the change. So they are heavily dependent on data. If data reflects it, they'll do. If the data doesn't, they'll not care. तो एक्सेल यूज करना तो बहुत मतलब बहुत कॉमन है, वो सारी तुमको शीट सब एक्सेल में दिखेगी। तो एक्सेल तो बहुत बेसिक टूल है, जो बस थोड़ा बहुत भी हैंड्स ऑन हो गया तो यूजफुल ही रहेगा। मतलब एकदम बेसिक आनंद फॉर्मूला म्यूट। वगैरह लगाना और फिल्टर्स वगैरह ये सब तो आने चाहिए। पिवट टेबल वगैरह बहुत इजी, बहुत सिंपल। आनंद म्यूट आप पे हो। डेटाबेस वगैरह मतलब वो भी मेरे को थोड़ा बहुत यूज हो रहा था। एक्सेस कोई भी रिलेशनल डेटाबेस, मतलब एमएस एक्सेस हो या कोई भी हो जिसमें कि तुम डेटा वगैरह पुश कर सको ऐसा, वो सब थोड़ा बहुत बेसिक आता हो, बेसिक पाइथन आती हो, नंपाई पांडा जैसा, टैबल्यू जैसे कि ऑफ कोर्स प्रियांशु ने बोला टैबल्यू काफी ज्यादा यूज आ जाता है। एक्सेल तो वो लोग हर कोई वहाँ पे एक्सेल यूज कर ही रहा होता है। प्रेजेंटेशन भी ऑफ कोर्स जो भी तुम आइडिया ले जाओगे तो वो उसको प्रेजेंटेशन में मतलब पीपीटी के फॉर्मेट में ले जाना है सब, मतलब वही होता है, प्रेजेंटेशन पीपीटी के फॉर्मेट में दिखाना होता है कि हम लोग ये सोच रहे हैं सब। मतलब दीज आर द टूल दैट दे वोंट आस्क यू इन रेज्यूमे या फिर इंटरव्यू कहीं भी, बट दे एक्सपेक्ट तुमको आता हो। पावर पॉइंट बेसिक जल्दी जल्दी आधी घंटे में प्रेजेंटेशन बना लेना, और एक्सेल बेसिक यूज कर लेना, ये बेसिक तुमको आता हो उतना एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं कि हाँ पावर मतलब पावर पॉइंट एक्सेल बहुत बेसिक है। तो वो एक है कि थोड़ा सा इट्स नॉट दैट दे आस्क ऑन द इंटरव्यू या फिर कहीं भी वो लोग नहीं पूछेंगे, बट ऑन ग्राउंड वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आता हो। मतलब वो तुमसे कभी टेस्ट में या इंटरव्यू में कभी नहीं पूछेंगे, बट तुम पहले दिन जाओगे तो तुम्हें एक्सेल शीट दे देंगे एंड दे एक्सपेक्ट यू कि तुम कर लोगे उस पे काम। ऐसा होता है। भैया इस इंटर्न रोल में सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या था? लाइक मतलब पहले एप्टीट्यूड टेस्ट का, इंटरव्यूज, वो सब राउंड्स कितने हुए थे? तो सारे लाइक अगर कंपनी में अलग अलग था। आई थिंक कोई भी लास्ट स्टार्ट ईयर कर लो। तो बहुत कम को पता था, अब कुछ लोगों को पता है, तो वो ऐसा सोच रहे कि ऐसा क्या रिज्यूमे में अलग लिखे या फिर ऐसा क्या क्या स्किल होना चाहिए जो स्पेसिफिकली सप्लाई चेन के लिए परफेक्ट हो। तो कुछ यार देखो मतलब मैंने ऐसे स्पेसिफिकली मुझे पता भी नहीं था कि सप्लाई चेन के लिए कंपनीज आती है या फिर ऐसा कोई रूल के लिए कंपनी आती है। वो तो ठीक है, पहले दिन पे मालूम पड़ा, मतलब इंटर्न सीजन में मालूम पड़ा ऐसे। तो आईटीसी में तो ऐसे था कि रेज्यूमे जो था मतलब ऐसा है कि इंटरव्यू में वो लोग कोर का भी थोड़ा सा पूछेंगे कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो या कोई भी केमिकल इंजीनियरिंग से हो तो आपने 2-3 साल पढ़ाई करी तो आपको मतलब आइडिया होना चाहिए कि उसके बेसिक्स क्या है। तो मेरे को सिर्फ 1 या 2 सवाल पूछे थे क्या मतलब मैकेनिकल के कोर के, बाकी वो भी बहुत एकदम बेसिक सवाल थे ऐसे। और फिर बाकी ऐसा है कि जो भी तुम्हारे रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब अब मैं आईटीसी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स पीएनजी एचयूएल का बहुत अलग होगा, सबका अलग अलग होता है। तो वही आईटीसी में मतलब फिर ऐसा था कि
जो एक मेरे बार रेज्यूमे में आनंद स्टार्ट से बता दो कि कैसे क्या था जब आई थी ओके कंपनी, तो फिर क्या था, तो वैसे ही सारे हाँ कंपनीज के लिए फॉलो कर लेंगे। ओके सबसे पहले तो मतलब आईटीसी ने रेज्यूमे सिलेक्शन किया, उसके बाद में रेज्यूमे कुछ सिलेक्ट करके फिर जीडी एक ग्रुप डिस्कशन किया। एक ग्रुप डिस्कशन हुआ था, उसमें मतलब 7 लोगों का ग्रुप था। तो 7 लोगों के ग्रुप में एक सिचुएशन दे दी उन्होंने। उस सिचुएशन में हम लोगों को अपना आइडिया मतलब हम लोगों का क्या पॉइंट है, ओपिनियन प्रेजेंट करना है और दूसरों को बेसिकली कन्विंस करना है कि हमारा ओपिनियन करेक्ट है, लाइक हमारा डिसीजन करेक्ट है। तो एक जनरल ग्रुप डिस्कशन था ऐसे, उसमें तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस है कि नहीं बोलने का, फ्लुएंसी है इंग्लिश की, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत देखते हैं ऐसे। बाकी फिर उसमें से 14-15 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया इंटरव्यू के लिए और फिर 2 राउंड इंटरव्यू के हुए, एक टेक्निकल राउंड और एक एचआर राउंड। तो अब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं रेज्यूमे के हिसाब से। तो रेज्यूमे सिलेक्शन जो था वो तो सीधी सी बात है, सीपीआई के ऊपर थोड़ा सा फोकस था उनका और बाकी चीज़ों में भी। मतलब मेरे को एक चीज़ सीपीआई चीज़ का मालूम पड़ा कि अगर सीपीआई बहुत कम थी, लाइक अगर 7-7.5 ऐसे कुछ होगी तो शायद सिलेक्शन ना होगा, लेकिन अगर 9 से ऊपर है तो फिर रेज्यूमे हाई चांस है कि हो जाए सेलेक्ट ऐसा। और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं पर वो क्लियर नहीं थे। एक ये चीज़ दिख रही थी कि सीपीआई अगर अच्छी है तो चांस ज़्यादा था सिलेक्ट होने का, मतलब रेज्यूमे में सिलेक्ट होने का, रेज्यूमे सिलेक्शन पार हो जाने का। बाकी फिर ग्रुप डिस्कशन में तो ऑफ कोर्स तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स देखा जाएगा ऐसे, और मतलब कन्विंसिंग पावर, डिबेटिंग स्किल्स, ये सब टाइप ऐसा कुछ देखा जाएगा वो सब। बाकी 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू में टेक्निकल में रेज्यूमे के ऊपर मेरे से पूरे क्वेश्चंस पूछे, लाइक रेज्यूमे में जो प्रोजेक्ट्स थे, मैं बेसिकली डेटा एनालिटिक्स के लिए, डेटा साइंस के लिए उस टाइम कर रहा था प्रिपेयर। और मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो सप्लाई चेन के डेटा के ऊपर थे। ऐसा एक प्रोजेक्ट था सप्लाई चेन के डेटा के ऊपर, मैंने एमएल वगैरह यूज किया था। तो वही मतलब एमएल वगैरह यूज किया था, सप्लाई चेन का डेटा था। तो उसके ऊपर उसने क्वेश्चंस पूछे, मतलब इंटरव्यूअर ने रेज्यूमे के प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे। फिर प्रीवियस कोई इंटर्न करी थी उसके ऊपर कोई क्वेश्चंस पूछ लिए ऐसे। मतलब रेज्यूमे में जो भी लिखा होगा वो उसके ऊपर वो लोग ग्रिल कर सकते हैं आपको ऐसे, और उसके ऊपर डिटेल में पूछ सकते हैं। जो भी टेक्निकल टर्म्स तुम लोग बोलोगे उसको बोलते हैं कि इसको एक्सप्लेन करो, या कोई अगर टर्म बोले तो बोलते हैं इसका फॉर्मूला बता दो ऐसे बेसिकली। फिर वो सब हुआ, उसके बाद में लास्ट में 1 या 2 सवाल कोर के पूछे थे, वो भी बहुत ही बेसिक थे, मतलब कोई भी जनरली आंसर दे देगा, 11th-12th के जेईई से आंसर दे देगा ऐसे, फिजिक्स के नॉर्मल से जो मैकेनिकल से रिलेटेड होते हैं। बस यही था। बाकी एक एचआर में उन्होंने बस थोड़ा सा, इट्स लाइक एचआर में वो लोग ग्रिल करने की ट्राई करते हैं, तुम लोगों को स्पीच स्पेल बाउंड करने की ट्राई करते हैं, थोड़े से वेग सवाल पूछते हैं कि आप लोग कर नहीं पाओगे ये चीज़, ऐसा ग्राउंड वर्क काफ़ी करना होता है, डिफरेंट टाइप की स्किल्स चाहिए होते हैं आपके, तो खाली आपका जो प्रोफाइल है वो सिर्फ स्पेसिफिक डेटा बेस्ड है, आप लोगों ने कभी सप्लाई चेन में काम नहीं किया ऐसा। तो बस उनको थोड़े से कन्विंसिंग आंसर्स देने होते हैं कि हम लोग क्विक लर्नर्स हैं ऐसा, जल्दी चीज़ें ग्रास्प कर लेते हैं, ये सब चीज़ें। इट्स लाइक थोड़ा-सा वो लोग आपको बार-बार पुश करते हैं कि आप लोग स्पेल बाउंड हो जाओ ऐसा, थोड़े वेग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो थोड़ा-सा क्विक आंसर देना होता है, बस थोड़ा-सा अच्छा सा आंसर देना होता है उनको। बाकी दैट्स ऑल बस। हाँ, सो आईटीसी के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि पहले रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होता है जो कि 8.5 या 9 एरर रखने से हो गया था। नहीं, फिर ज़रूरी सेकंड नहीं है। एक ग्रुप हाँ, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा सीपीआई बहुत अच्छा होगा तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, सीपीआई बहुत खराब होगा तो नहीं होगा। रेज़्यूमे पे और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन सीपीआई अच्छा होगा तो चांस ज़्यादा है। ओके, देन फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ था एंड देन फिर 2 टेक्निकल राउंड के इंटरव्यू हुए थे और लास्ट में एचआर राउंड। एक टेक्निकल, तो एक एचआर। ये जानना था कि रेज्यूमे डिस्कशन में लोग हटते जा रहे थे, क्या रेशियो था वो? अच्छा ओके, तो 50 रेज़्यूमे सिलेक्शन में 50 लोगों के आस-पास लोगों को मतलब शॉर्टलिस्ट किया था। उसके बाद में रेज़्यूमे सिलेक्शन में मतलब 50 लोगों को, ग्रुप डिस्कशन में 50 लोग आ गए थे, मतलब ग्रुप डिस्कशन में 50 लोग हो गए थे ऐसे। ग्रुप डिस्कशन के बाद में टेक्निकल राउंड के लिए 14 लोग ही थे बस, 14 लोग थे बस। 14 या 15 क्या बस। 40 या 14? 14, 14, 15 या 14, ओके, मतलब देन इंटरव्यू 14-15 लोगों का ही हुआ। एंड फाइनल वो लोग एचआर में भी पहुंच गए थे या वहां पे भी कुछ लोग बैकआउट हो गए? अ, नहीं, उसका मुझे एग्ज़ैक्टली आइडिया नहीं है कि सब लोगों का एचआर हुआ कि नहीं। जिनका उनको टेक्निकल सही लग रहा था उनको एचआर में भेजा, एचआर राउंड के लिए भी भेजा। जिनका टेक्निकल सही नहीं था, मतलब उनको अगर वो सैटिस्फाइड नहीं थे तो उन्होंने एचआर के लिए नहीं भेजा। फाइनली 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ था ऐसे, 14 इंटरव्यू हुए थे ऐसे। एंड प्रियांशु अगर बता दो तुम लोग दूसरी कंपनीज़ का, पीएनजी का। शिवम एचयूएल का बता दो, फिर हम लास्ट में पीएनजी एचयूएल दोनों को अपना एक्सपीरियंस बता दो।
ठीक है। एचयूएल का तो नंबर्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है प्रियांशु, अगर तुम्हें याद होगा तो बता देना एचयूएल का कितने थे हर राउंड के। बट मैं राउंड्स बता देता हूँ। पहले तो रेज्यूमे सिलेक्शन था, मतलब रेज्यूमे सिलेक्शन और गूगल फॉर्म काइंड ऑफ था। उनका एक गूगल फॉर्म आया था जिसमें उन्हें क्वेश्चंस के आंसर भेजने थे, बेसिक एचआर क्वेश्चंस टाइप के थे। अपने लाइफ के कुछ कुछ ऐसे मेजर, शायद से ऐसा ही कुछ था, मेजर जो सिचुएशंस रहे उनके बारे में हाईलाइट करना था, स्ट्रेंथ वीकनेस ये सब बताना था गूगल फॉर्म पे। एंड देन नेक्स्ट राउंड वाज अ ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू। वहाँ पे उनका एक हायर व्यू करके एक प्लेटफॉर्म है, उस पे दे आस्क यू, ऐसे बॉट टाइप का होता है, दे आस्क यू 3 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन दे विल आस्क यू फॉर 1 मिनट एंड देन गिव यू, दे विल आस्क फॉर 3 मिनट्स और फिर 1 मिनट सोचने को देते हैं, एंड देन यू विल हैव टू गिव योर आंसर। वीडियो पे ही ऑनलाइन, देयर इज नो पर्सन टेकिंग देयर, वो सामने से क्वेश्चन आता है एंड यू विल हैव टू रिकॉर्ड इट। ऐसे करके 3 क्वेश्चंस होते थे एंड देन फाइनली एक इंटरव्यू हुआ था बस। सो यही 3 राउंड हुए थे एचयूएल में। एंड इसके अलावा इंटरव्यू में अगर मैं बात करूँ तो वही मेनली जो मेरा रेज्यूमे था उस पर ग्रिल किया मुझे। पहले तो रेज्यूमे में मेरा एक इंटर आईआईटी का सप्लाई चेन पे प्रोजेक्ट था, तो उस पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे काफ़ी ज़्यादा। फिर मेरे से भी कोर के क्वेश्चंस पूछे थे, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक क्वेश्चंस पूछे वगैरह थे, कार्नोट इंजन वगैरह पूछा था मेरे से। एंड देन फाइनली यस, थोड़ा बहुत सप्लाई चेन का था बट वो बहुत ही बेसिक सा नॉलेज की, लाइक तुम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करके, मशीन लर्निंग और इन सबको यूज करके कैसे तुम सप्लाई चेन को इम्प्रूव कर सकते हो, डिजिटाइजेशन कैसे अच्छा कर सकते हो उसे। सो लाइक बेसिक क्वेश्चंस थे सप्लाई चेन के। एंड हाँ, बस ये था इंटरव्यू में। यस, यही था सिलेक्शन प्रोसीजर। प्रियांशु ऐड करना है तो। हाँ बस 2 सेकंड हमारे कोई गेट पर। तो चैट में क्वेश्चन आया था प्रियांश का, वो मैं भी कर लेता हूँ आंसर, कि प्रोडक्ट रेज्यूमे डाला था या कंसल्टिंग का या डेटा का। तो मैंने भी बहुत सोचा था इसमें कि कौन सा डालूं। मैंने 2 रेज्यूमे बनाए थे अपने, एक डेटा का और एक कंसल्टिंग का। और डेटा में मैंने सिर्फ डेटा के प्रोजेक्ट डाले थे, कंसल्टिंग में मैंने एक डेटा का डाला था और 2 मतलब कंसल्टिंग के कुछ डाले थे। और मेरा एक प्रोजेक्ट जो इंटर आईटी वाला सप्लाई चेन वाला था, उसमें डेटा भी यूज हुआ था और कंसल्टिंग टाइप का स्ट्रैटेजी भी था, तो मैंने वो हर चीज में डाला था। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा हमने शुरुआत में बताया था ना, कि ये कंपनी में बहुत, सप्लाई चेन के अंदर ही बहुत ज्यादा वाइड रोल है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें एक डेटा वाला बंदा चाहिए या उन्हें कंसल्टिंग वाला बंदा चाहिए। वो बस तुम्हारा रेज्यूमे देखेंगे, अगर उन्हें कुछ रेलेवेंट दिखेगा वो तुम्हें उस चीज पे ग्रिल करेंगे। वैसा टेस्ट करेंगे कि तुम्हें वो चीज आती है या नहीं आती है जो तुमने लिखा है। वो तुम्हें आती है और अगर वो उन्हें चाहिए तो वो ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी स्पेसिफिक प्रीरिक्विजिट्स नहीं होते हैं कि नहीं एमएल आनी चाहिए या फिर नहीं कंसल्टिंग किया हुआ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन प्रियांश। भैया व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चंस पूछे थे आपने? वो जो इंटरव्यू था वो 3 मिनट 1 मिनट वाला, उसमें एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या थे? हाँ मैं बताता हूँ। सो जो 3 मिनट्स मतलब वीडियो इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस कह रहा हूँ ना, जो हायर व्यू पे हुआ था, उसमें जहां हाँ तक हाँ मुझे याद आ रहा है 3 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था कि कोई हेयर प्रोडक्ट है जो कि यूके में लॉन्च हुआ है एंड दे वांट इट टू लॉन्च इन इंडिया। सो व्हाट, मतलब उन्हें क्या प्रेफर करना चाहिए? शुड दे गो फॉर contract manufacturing from any third party? Should they import manufactured product from UK or should they set up their own manufacturing facility in India? तो इस पे मतलब बेसिकली आंसर मैंने ऐसा कुछ ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया था, मैंने बस तीनों के एक प्रोज एंड कॉन्स बता के उनको बता दिया था कि व्हाट शुड बी द, क्या सा सिचुएशन के हिसाब से क्या बेस्ट होगा। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वाज हाउ विल यू यूज मशीन लर्निंग, हाउ विल यू यूज न्यू टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव सप्लाई चेन। उसमें मैंने मतलब कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हो, तो उसमें मैंने ML AI IoT ये सब शेप दिया था। और फिर लास्ट क्वेश्चन जो था उनका वो थोड़ा सा ट्रिकी था, वो था, वो क्या कहते हैं उसको, लीन सिक्स सिग्मा करके कुछ होता है ना, एक सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल करके कुछ होता है एक। हाँ 6 सिग्मा प्रिंसिपल करके था। हाँ, तो बेसिकली सिक्स सिग्मा हमें भी नहीं पता था, बट एक दिन पहले कहीं ना कहीं से तो सुन लिया था मैंने, कुछ तो पढ़ते पढ़ते, जब मुझे पता चला था अगले दिन इंटरव्यू, तो पढ़ते पढ़ते मुझे मिल गया था, तो मैंने बस देख लिया था ऊपर ऊपर से। सिक्स सिग्मा बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करके उसका सोल्यूशन देने के लिए तुम कैसे उसको करोगे, उसको डिफाइन करते हैं सिक्स सिग्मा से। तो उसके लिए मेरे को प्रॉब्लम दिया था कि सप्लाई, मतलब जो ट्रक ड्राइवर्स की सेफ्टी के लिए क्या सजेशंस, क्या इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सिक्स सिग्मा को यूज करके तुम उसका सोल्यूशन निकालो, ऐसा करके क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन। ओके, और ये क्वेश्चन सबके लिए डिफरेंट थे या फिर सेम? सेम थे। आई आल्सो सेम रिमेंबर सेम थे। सेम क्वेश्चंस थे।
सेम मतलब थे। सप्लाई चेन के लिए सबके सेम थे, R&D के सबके अलग क्वेश्चन थे, बट वो सेम हाँ थे, फंक्शन वाइज सेम थे। हाँ, फंक्शन वाइज सेम थे। Okay. हाँ सेम थे। ट्रक ड्राइवर वाले में आई थिंक आई आंसर्ड वही IoT ऑटोमेशन, एक फटीग कैमरा सिस्टम एक आता है ML का मॉडल की, दे कैन डिटेक्ट हाउ मच आईज दे हैव ओपनड, इफ इट्स बियॉन्ड अ लिमिट की उनकी आंख बंद हो रही है, इट विल अलर्ट एंड पुट एन अलार्म इन द ट्रक। लाइक शायद टाटा वो इम्प्लीमेंट कर दिया है अब, कुछ तो है कि कैमरे से मॉनिटर करेगा, तो वैसा कुछ तो वही सब है। मतलब वो क्वेश्चंस बहुत क्विक थिंकिंग वाले बेस्ड होते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ बॉट का ही फिल्टर करते हैं वो लोग, कि क्या करते हैं पता नहीं कैसे वो लोग फिल्टरिंग करते हैं, बट बहुत सिंपल सा ही रहता है वो, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। जब आएगा वहाँ पे तो उसके उसके टाइम पे आई थिंक कुछ तो सप्लाई चेन की रैंडम हम लोग ब्लॉग्स वगैरह पढ़े थे, फिर कुछ तो फिर सिक्स सिग्मा मिल गया था। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर इट, इट्स जस्ट ऑन पॉइंट थिंकिंग। ठीक है, सो आई थिंक HUL की बात हो रही है, एड ऑन माय एक्सपीरियंस फ्रॉम HUL। सो एक HUL वाले में हाँ गूगल फॉर्म था, उसके लिए एक टिप है कि उसमें थोड़ा एफर्ट डाल देना, वो थोड़ा रात में आएगा और डेडलाइन उसकी जल्दी रहती है, ऐसा कुछ रहता है, तो उसको इग्नोर मत करना, उसमें थोड़े लंबे आंसर्स लिख देना। वो लोग बहुत ईजिली फिल्टर कर देते हैं अगर तुम शॉर्ट आंसर लिखोगे और अनइंटरेस्टेड रहोगे तो उस वाले फॉर्म को HR प्रॉपर्ली देख के शॉर्टलिस्ट करते हैं। बहुत बड़ा मेरे ख्याल से मेजर चंक जो जाते हैं वो इसी में जाते हैं, सबसे बड़ा नंबर जो HR शॉर्टलिस्ट में। तो वो ध्यान देके थोड़ा सा एफर्ट देके बैठ के आराम से सोच के मे बी मेक अ मैप की व्हाट ऑल यू हैव डन बिफोर एंड जस्ट कीप अ काउंट की क्या क्या कर रखे हो, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, सो दैट व्हेन यू एक्चुअली हैव टू आंसर तो वहां पे रिकॉल करने में इजी रहे। सो दैट इज उस फॉर्म को अच्छे से भर देना। सेकंड हायर व्यू वाला थोड़ा सा वो प्रैक्टिस वगैरह कराएंगे, गूगल पे देख लेना पहले ही, वो जब आएगा लिंक तो थोड़ा देख लेना कैसे करते हैं, उसमें फकअप मत करना, कुछ सही से करना, क्योंकि तुरंत आएगा, वीडियो ऑन होगी, इट विल रिकॉर्ड एंड इट विल क्लोज, यू डोंट हैव टू डू इट एनीथिंग मैनुअली, यू स्टार्ट द क्वेश्चन कम्स एंड यू गेट टाइम 1 मिनट फॉर थिंकिंग एंड 30 सेकेंड इट रिकॉर्ड्स। 3 मिनट तक क्वेश्चन आएगा आई थिंक, एंड देन 1 मिनट तुमको रिकॉर्ड करने को मिलेगा, तो बहुत जल्दी रहता है, उसमें कुछ भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं रहता है, तो उसको ट्राई करना कि वो शायद प्रैक्टिस करने के लिए भी देगा, तो 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके यूज टू हो जाना, उसके बाद फिर उसको सही से आराम से काम होके दे देना आंसर। एंड आई थिंक फ्रॉम द हायर व्यू दे शॉर्टलिस्टेड 10 और 12 आई थिंक, द नंबर्स आई रिमेंबर कि शायद ढाई ये HUL हाँ HUL स्पेसिफिकली ओपन्स फॉर सप्लाई चेन इन केमिकल एंड मैकेनिकल एंड फॉर R&D ओनली केमिकल। HUL सबके लिए नहीं खुलती है, सप्लाई चेन में सिर्फ केमिकल एंड मैकेनिकल एंड R&D ओनली केमिकल। तो आई थिंक अराउंड 200 पीपल फिल्ड द HR वाला फॉर्म एंड हायर व्यू वाला आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट 50 लोगों को तो आराम से आया होगा। उसके बाद फिर फिल्टर होके जो फाइनल इंटरव्यू में शायद 12 लोग गए थे, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर्स, बट ऐसा ही कुछ होगा कि गए होंगे। और फिर फाइनल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था कि मेरा भी इंटरव्यू 1 घंटे का चला था, काफी एक्सटेंसिव था, जो भी क्वेश्चन लिखे थे डेटा वाले, जो भी वो प्रोजेक्ट्स थे उस पर पूरा ग्रिल, अगर कोई डेटा एनालिटिक्स का ML का प्रोजेक्ट है तो उसके ऊपर एक्यूरेसी कैसे मेजर किए, कौन कौन सा मॉडल यूज किए, क्यों यही यूज किए, कोई और क्यों नहीं यूज किए। उसके बाद वो मिक्स था टेक्निकल प्लस HR, मेरे में वो भी पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर BTech, डू यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज, what will you prefer, going for higher studies or coming to work at a FMCG company like HUL? तो mixed question था, she was asking technical as well as HR. Out of the blue she also asked me कि from your perspective what difference did you feel in the 3 COVID waves, मतलब तुम अपने पर्सपेक्टिव से बताओ कि क्या तुमको डिफरेंसेस लगे तीनों कोविड वेव में। सो इट वाज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग टेक्निकल प्लस HR। सो व्हाट दे आर टेस्टिंग इज हाउ good you are with your resume, how confident you are, what you have written, you really have done that, and how quick you are on thinking. That is the 2 things that they assess in that interview. And एक ही इंटरव्यू था HUL में। So that is about HUL, and about PNG I'll start telling. So for PNG basically the the willingness, you fill in the willingness, the resume on TPC का portal, and then you get a link, everyone gets a link for a basic personality test. It's a workday करके एक site है, वहाँ पे PNG test लेता है, it's a basic personality test wherein you have to answer multiple questions. I don't remember the exact number of questions and the time, but they have quite a few 50 questions I think in an hour or something. So mix वो रहता है पूरा personality test। अब उसके लिए what I can suggest, it has basically बहुत various, कुछ एक रहता है कि
तुम्हारे ऑफिस सप्लाईज खत्म हो गए हैं, तो 3 ऑप्शन दिया है व्हाट यू विल ऑप्ट फॉर, कि जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है उससे बात करोगे क्या सप्लाईज आती है, या फिर एक नया जाके अपने हिसाब से ले लोगे, या फिर सबसे चीपेस्ट ले लोगे, या फिर लोगों से बात करके पता करोगे कौन सा बेस्ट उनको यूज करने के, अगर जो एग्जिस्टिंग था उससे अपग्रेड होना है और कॉस्ट ऑप्टिमाइज करके कुछ मतलब ग्राउंड लेवल पे आके सही एक नया प्रोडक्ट लोगे। तो उस सब टाइप का बहुत क्विक थिंकिंग वाला और वो वाला था। तो ये पर्सनालिटी टेस्ट था ओवरऑल, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सो सजेशन इज कि डोंट फेक इट, लाइक उसको, क्योंकि 50 क्वेश्चन वो लोग देंगे, तो कभी कभार क्वेश्चन स्टार्टिंग के और एंडिंग के मिक्स सेम हो जाते हैं। सो उससे होता क्या है कि इफ यू आंसर समथिंग डिफरेंट इन बोथ द आंसर्स, लाइक बोथ द क्वेश्चंस, ऑल्दो क्वेश्चन इज सेम, यू डोंट रिमेंबर, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर तुम अलग अलग आंसर करोगे तो फंस जाओगे, तो यू वोंट गेट शॉर्टलिस्टेड। तो ट्राई टू फॉलो योर गट, कि तुमको क्या लग रहा है कि सही आंसर होगा, वही आंसर करना। थोड़ा सा आराम से, उसमें टाइमर नहीं होता है कुछ, बट एक रहता है कि हाँ 30 मिनट्स 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लो, दिल गिव यू सजेशन, बट कोई टाइमर नहीं रन होता है। बट आराम से 40 मिनट लेके उसको आराम से धीरे धीरे करके सोच के जो लग रहा है कि हाँ ये होगा, उसको फिल इन करना है। उसके बाद आफ्टर द पर्सनैलिटी टेस्ट यू विल गेट अ गेम, इंटरैक्टिव गेम असेसमेंट। अगर if you pass the personality test, you'll get the link turant, like within 5 minutes, I think you'll get another link for to give that test. And it's basically a game round interactive puzzle. It has multiple levels. So again वो PNG की वेबसाइट पे तुमको मिल जाएगा। तो उसमें बेसिकली बहुत सारे 3 लेवल था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट गेम्स उसमें रहते हैं। सो गेम्स लाइक दे पुट इन अ कैलकुलेटर सॉर्ट ऑफ इंटरैक्टिव थिंग, एंड उसमें डैश डैश करके रहता है, एंड इट्स रिटन इक्वल टू 22 फॉर एग्जाम्पल, and there are 2 dash, and in between the dashes there is a plus sign. So you'll have to put in the numbers and write ki what will be equal to 22. तो वैसा फिल इन करना पड़ता है, और बहुत क्विकली। उसमें जितना ज्यादा करोगे, ये एक गेम है, तो इसमें जितना ज्यादा ऊपर लेवल तक जाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा हाई चांसेस है सिलेक्शन का। द एवरेज आई थिंक पीपल वेंट वाज 17 और 18 राउंड्स, जो एवरेज लोग जा रहे थे। उसके बाद देयर इज अनदर गेम, उसमें कुछ डॉट्स का रहता है और फिर सिमेट्री का रहता है। मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन द गेम्स पूरा भी कंप्लीटली, यू कैन गो ऑन द नेट एंड लुक, इट्स वेरी, इट्स इजी, इट्स इंटरेस्टिंग, एंड उसका क्या जजिंग क्राइटेरिया, कैसे वो लोग क्या करते हैं, वी रियली डोंट नो। बैकएंड में कुछ तो वो लोग एल्गोरिथम वगैरह चलाते हैं। इसके बाद जो भी आई थिंक 200 लोग करीबन अपने कॉलेज से दिए होंगे इसका गेम वाला राउंड। उसके बाद दे ओनली शॉर्टलिस्टेड 15 पीपल फॉर जीडी, जो इनका ग्रुप डिस्कशन था। वो गेम के बाद एकदम एक हफ्ता कुछ नहीं आया था, फिर डायरेक्टली पोर्टल पे टीपीसी के 15 लोग का नाम आया कि यू हैव टू गिव जीडी फॉर पीएनजी। तो ऐसे था पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट के बाद तुम्हारा गेम राउंड, गेम राउंड के बाद सीधे जीडी, और 15 लोग का नाम आया। उसके बाद जीडी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आईटीसी टेक्स और एनी अदर कंपनी टेक्स फॉर पीएनजी। बेसिकली जीडी में व्हाट दे डिड वाज 5 ग्रुप्स बनाए 3-3 लोग का, एंड in the specific in each GD, although there were 3 people and they call it GD, but it's a separate interview, like group interview sort of। 3 panelists थे और 3 हम लोग इंटरव्यू देने वाले थे, but they were asking specific questions to every individual। ऐसे कुछ टॉपिक या फिर कुछ केस हम लोग को नहीं दिया डिस्कस करने के लिए, and very random and vague questions they were asking। हमसे पूछे थे कि tell me of the time when you have simplified a process, that's it। मतलब जस्ट ओपन क्लोज क्वेश्चन, टेल मी अबाउट टाइम व्हेन यू सिंप्लीफाइड अ प्रोसेस। उसके बाद आई आंसर्ड फ्रॉम माय इंटर्न एक्सपीरियंस, बट देन अनदर गाय आस्क्ड टेल मी अबाउट टाइम व्हेन यू सिंप्लीफाइड अ प्रोसेस व्हेन यू ऑब्जर्व समथिंग एंड डिड इट ऑन योर ओन, यू वर नॉट असाइन्ड अ टास्क। सो वहां पे वो लोग इस वाले राउंड में बेसिकली दे चेक योर लीडरशिप, योर स्टोरी। वहां पे बहुत, या कोई पीएनजी कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं लोग ग्रुप डिस्कशन में, कि तुमसे कोई सप्लाई चेन का पूछ रहे हैं या फिर कुछ भी पूछ रहे हैं। दे रियली वांट टू नो योर स्टोरी, कि तुम कितने वर्सेटाइल हो, कितने क्विक थिंकिंग हो, तुम क्या क्या लाइफ में किए हुए हो, और तुम्हारी लीडरशिप कैसी है। लीडरशिप पे पक्का क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक एक नियति भी दी थी मेरे साथ ही पैनल में, तो उससे पूछे थे कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग योर टीम मेंबर्स, हाउ विल यू रिजॉल्व देम, एंड व्हेन हैव यू फेस दिस बिफोर, कभी कोई टीम में काम किए हुए हो तो कैसे रिजॉल्व किए हो। उसके बाद उससे पूछे थे कि सपोज दैट तुम्हारा जो ऊपर का लीडर है वो कह रहा है कि अपने टीम का तुम वर्किंग आवर्स 7 hours to 8 hours बढ़ा दो, दिस विल सेव द कंपनी अबाउट 24 lakhs per month, but there'll be no increment in salary for the group, how will you convince them? So she said ki yeah, I'll convince ye wo hai। Then he asked ki now another a month passed and he comes and says ki अब 8 महीने से 9 महीने कर देना है, 8 घंटे से 9 घंटा कर देना है टाइम को, तो तब तुम कैसे कन्विंस करोगे।
तो वहां पे ही वो टेस्टिंग की तुम्हारे कितना टीम लीडरशिप और ओनरशिप क्वालिटी है कि शी आंसर्ड कि आई विल लुक एट द डायनामिक्स एंड सी इट आई विल आंसर द क्वेश्चन द लीडर कि इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी टाइम डायरेक्टली कोरिलेट होता है। जितना ज्यादा काम कराओगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो टाइम आवर्स बढ़ाने से तुम्हारा कंपनी का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एक बैक एंड फोर्थ रहता है कि तुम टीम का भी सोच के चल रहे हो। तो रियली दे आर लुकिंग फॉर इज ओनरशिप और बहुत वो सब टर्म्स देखते हैं कि तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है। वहां पे इवेंचुअली वो लोग कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे एंड ऐसे बहुत ओपन क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद आई थिंक एक और क्वेश्चन जो पूछे थे वो था कि टेल मी अबाउट द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू फेस्ड इन योर लाइफ। तो फ्रॉम दिस दे कैन इन्फर कि तुम कौन से चैलेंज को सबसे बड़ा मानते हो अपने लाइफ में, तुम्हारी लाइफ की क्या क्या एक्सपीरियंसेस है, उस क्वेश्चन से वो लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड तुम्हारे पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा चैलेंज क्या था। तो वहां पे यू हैव टू बी रियली क्विक एंड थिंक कि व्हाट इज दैट वन चैलेंज दैट विल बी प्रेजेंट, कि बिग इनफ है सॉल्व करने के लिए और कैसे तुमने सॉल्व किया। एंड उनका शायद कुछ एक मेथड होता है, कॉन्टेक्स्ट एक्शन रिजल्ट। इस फ्रेमवर्क में तुमको आंसर करना होता है, कॉन्टेक्स्ट एक्शन रिजल्ट। व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थिंग दैट यू टेलिंग, जो भी आंसर दे रहे हो इसी फ्रेमवर्क में देना होता है। कॉन्टेक्स्ट बताओ, व्हाट वाज द एक्शन दैट यू टुक एंड व्हाट वाज द इवेंचुअल रिजल्ट ऑफ द थिंग दैट यू डिड। दे आर वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड, दे वांट रिजल्ट एंड एग्जीक्यूशन एट द एंड। तो अपने सारे आंसर्स को वैसे ही तुमको फ्रेम करना रहेगा। एंड उसके बाद फिर आई थिंक इसके बाद 15 लोग में से 5 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे एचआर राउंड के लिए। एंड एचआर राउंड वाज वेरी चिल, दे मतलब बहुत बेसिक था एंड ऑल 5 हु सैट फॉर एचआर गॉट द इंटर्नशिप। तो एचआर राउंड तो बहुत सिंपल एंड चिल था, उसमें कुछ नहीं, बेसिक what are the things that you look before taking up a project, how are you and stuff like that, कि what are the things that you love and what is the best thing that you like about PNG, ऐसे करके what are you really looking forward to work here, ऐसे करके बहुत बेसिक सा। and no one was rejected in the HR round। so ऐसा पूरा प्रोसेस था PNG का। एंड रेज्यूमे वाले में आई वुड से अगेन जैसा शिवम बोला कि बहुत वास्ट है। माय रेज्यूमे कंसिस्टेड ऑफ कंसल्टिंग एंड डेटा मिक्स के प्रोजेक्ट्स। सो इट्स नॉट दैट कि कुछ एक स्पेसिफिक वो लोग देखते हैं एंड ये है। सो आई थिंक तीनों कंपनी का कवर हो गया। नेक्स्ट और किसी को इसमें कुछ क्वेश्चन है स्पेसिफिकली तो पूछ सकते हो। हाँ, ये पूछा था तीनों प्रोफाइल्स में जैसे बाकी आईटी और एचयूएल का तो मैकेनिकल एंड केमिकल स्पेसिफिक ही होते हैं मोस्टली, लाइक आई हैव ऑब्जर्व। व्हाट अबाउट पीएनजी, लाइक इसमें क्या रेशियो था उन 5 में से, मतलब कितने मैकेनिकल के थे, तो कितने केमिकल के थे? GD तक तो people from EC and electrical also went, but in the HR I think finally 2 केमिकल के हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, 2 मैकेनिकल के और एक सिविल। तो they prefer these branches which are related to operations and थोड़ा प्रेफरेंस रहता है केमिकल, मैकेनिकल एंड सिविल एंड ऑल, जो थोड़ा सा नॉन मतलब एग्जैक्टली नॉन टेक नहीं, क्योंकि आई हैव माय को इंटर्न्स फ्रॉम आईटी मद्रास हु इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, MNIT इलाहाबाद का है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कुछ लोग सिविल के भी हैं, बट केमिकल, मैकेनिकल एंड सिविल इसका थोड़ा प्रेफरेंस रहता है। बट इट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी। ओपन सबके लिए होता है, जीडी में भी लोग गए थे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के भी। सो मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि किसी ब्रांच की तरफ थोड़ा ज्यादा वो है। हाँ, लाइक यहाँ आईटीसी में भी आईटीसी सीएससी एमएनसी के लिए ओपन नहीं हुई थी, ईसी के लिए भी ऐसा। इलेक्ट्रिकल से नीचे सारी ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल सब कुछ इंक्लूडेड था, बट सीएससी ईसी इंक्लूडेड नहीं था, एमएनसी भी उनके लिए ओपन ही नहीं थी। पीएनजी का आई डोंट रिमेंबर किसके लिए ओपन था किसके लिए नहीं था, बट आई रिमेंबर कि इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रिकल के लोग थे जीडी में, तो उतने तक तो ओपन था। इनके अलावा और कोई कंपनीज थी इस रोल में? नहीं, सप्लाई चेन की तो यही 3 थी, ऑन कैंपस तो यही 3 आती है। तो अभी जो लोग नेक्स्ट पर इंटर्न के लिए रेज्यूमे अपना बना रहे हैं, तो वो अगर स्पेसिफिकली सप्लाई चेन के लिए बनाना चाहते हैं तो उन्हें कौन कौन से स्किल एंड किस तरह के प्रोजेक्ट इंक्लूड करने चाहिए? सो आई थिंक पीएनजी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे लुक एट योर रेज्यूमे। एक तो रिजल्ट, कोई भी प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। तो अब प्रोजेक्ट्स बहुत हैवी टेक वाला लाइक एसजी वाला ये तो प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि मतलब दे डोंट वांट यू फॉर द आईटी इंटर्न। प्रोडक्ट सप्लाई में दे विल प्रेफर समथिंग, आई वुड सजेस्ट द बेस्ट कॉम्बिनेशन वुड बी डेटा प्लस स्ट्रैटेजी। उन दोनों के प्रोजेक्ट्स थोड़ा सा मिक्स करके डालो तो दैट वुड इंक्रीज योर चांसेस। शिवम, आनंद, यू वांट टू ऐड एनीथिंग?
हाँ मतलब वही यही था कि डेटा वाले कंसल्टिंग वाले या फिर प्रोडक्ट के लिए कोई कुछ का किया हो, केस स्टडीज वगैरह ये सब चीज़ें हो, तो कि कोई केस स्टडी कंपटीशन जीता हो, इस टाइप के चीज़ें रेज्यूमे डालना सही रहेगा। बट एकदम हैवी टेक वाले अगर डालोगे तो उनकी फिर रिक्वायरमेंट आ जाती है। अगर हैवी टेक का उनको कोई चाहिए तो फिर वो ले लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा लें। लेकिन हाँ, प्रोडक्ट अगर सप्लाई चेन के लिए चाहिए तो फिर डेटा स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग ये सब टाइप के। और प्रेफरेबली कुछ सप्लाई चेन में ही अगर कोई किसी सप्लाई चेन डेटा पे काम किया हो, या फिर कोई स्ट्रैटेजी सप्लाई चेन में ही कोई सॉल्व करी हो, ऐसा कि कोई केस स्टडी सप्लाई चेन के रिलेटेड हो, ऐसा कुछ। और बेसिकली जो मतलब मैकेनिकल का मुझे आइडिया है, मैकेनिकल में कुछ कोर्सेज होते हैं लाइक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, देन इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, ये सब ऑपरेशंस रिसर्च, ये सब कोर्सेज वहाँ पे मेंशन कर देना रेज्यूमे में कि तुम लोगों ने किए हैं। या जो भी मतलब थर्ड ईयर में आओगे, अगले साल थर्ड ईयर में जब पढ़ोगे इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स पढ़ोगे और ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें शायद हाईलाइट हो सकती है, क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ पे काम आती है। मतलब कुछ कुछ बेसिक्स काम आता है वहाँ पे। हाँ, और एचयूएल से रिलेटेड मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। मतलब एचयूएल जैसा जानते हो केमिकल और मैकेनिकल के लिए आती है, और आर&डी सिर्फ केमिकल के लिए आती है। तो सीन ये है कि ऐसा मेरे को इंटरव्यूअर ने भी बोला था, उसने लिटरली ऐसा बोला था कि वी आर लुकिंग फॉर केमिकल इंजीनियर्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। मतलब तुमने डेटा और एमएल और कंसल्टिंग की है, दैट इज गुड, दैट इज अ बोनस फॉर अस, बट वी आर एक्चुअली इन सप्लाई चेन फंक्शन, वी आर लुकिंग फॉर केमिकल इंजीनियर्स जो कि हमारे फैक्ट्री में मशीन्स की एफिशिएंसीज वगैरह इंप्रूव कर सके। मतलब जितने भी हमारे मतलब 30 इंटर्न हैं अगर मेरे पास यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उसमें से 15-20 तो फैक्ट्रीज में मशीन्स और उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर इफ यू हैव समथिंग टू शो कि तुम्हें कोर भी आती है, इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में कुछ भी कोर से रिलेटेड नहीं था। बट अगर तुम्हारे पास समथिंग टू शो है कि तुम दिखा सकते हो कि तुमने कोर में कोई प्रोजेक्ट किया है, केमिकल या मैकेनिकल कोर में, तो दैट आई थिंक वुड बी अ ब्राउनी पॉइंट फॉर यू। मतलब मुझे ऐसा लगता है, हाँ बिकॉज ये पहली बात बात तो सही। स्पेसिफिकली ब्रांच स्पेसिफिक आती है, और देन फैक्ट्री स्पेसिफिक भी अगर कुछ है तो फिर अच्छा रहेगा। यस, मतलब आईटीसी में भी अगर कोई किसी का कोर का प्रोफाइल है, मतलब अगर मैकेनिकल केमिकल या कोर या इलेक्ट्रिकल भी, इवन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल सिविल, कोई भी ब्रांच का कोर का अगर तुमने किया हुआ, कोई कोर का अच्छा प्रोजेक्ट हो या कोई कोर में इंटर्न करी हो, ऐसा उसको मेंशन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब क्योंकि उन लोगों को भी सप्लाई चेन में, अगर तुम जिस भी प्रोडक्ट की सप्लाई चेन के बारे में काम करोगे, उस प्रोडक्ट का नॉलेज तुमको होना चाहिए एकदम अच्छे से, कि प्रोडक्ट की क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में क्या प्रॉब्लम होती है। तो प्रोडक्ट को समझने के लिए तुमको कोर की नॉलेज चाहिए होगी, वो कैसे मैन्युफैक्चर होता है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है, ऐसा। तो कोर की नॉलेज मतलब वो लोग चाहते हैं कि मैकेनिकल केमिकल कोर वाले लोग भी आए उनके पास, ऐसा। तो कोर का प्रोफाइल भी बहुत अच्छा होता है, मतलब इसके जैसे बहुत लोग जो शॉर्टलिस्ट हुए थे उसमें से कुछ कोर के भी थे जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे आईटीसी। मतलब हमारा जो ये था, मेरे बैच से पहले हमें और प्रियांशु को, हम लोग को लगता था कि ये कोर की कंपनीज है, एचयूएल, आईटीसी और पीएनजी कोर कंपनीज, जबकि है सेम। भी, मतलब वो कोर कंपनीज है वो। बट अब प्रोडक्ट सप्लाई और सप्लाई चेन में फिर रेज्यूमे और उसके बेसिस पे जो भी हुआ, तब हमें नई चीजें पता चली। बट उसके पहले कंसेप्शन यही है कि एचयूएल, पीएनजी और आईटीसी कोर कंपनीज है, तो इसलिए कोर का प्रोजेक्ट इज अ गुड ऑप्शन। हाँ, गूगल फॉर्म में कुछ थ्योरीज इस तरह की भी आई थी कि अगर कोई अभी तक की स्टडीज नहीं स्टार्ट किया है, तो उसके लिए क्या डिफिकल्टीज होगी, या फिर उसे स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर कितनी केस स्टडीज कर लेनी चाहिए, अभी भी 1 या 1.5 महीना टाइम है उसके पास तो। यार केस स्टडीज मतलब ऐसे टाइम तो अभी बहुत है, मतलब 1 महीना मोर देन इनफ ही होता है, मतलब केस स्टडीज अगर पढ़नी है हम्म। तो। आईआईटी बीएचयू की केस बुक है, आईआईटी गुवाहाटी की केस बुक है, शायद कानपुर आई एम अहमदाबाद की केस बुक आती है। वो सब नेट पे मिल जाता है, या फिर इसको शेयर भी कर देंगे। तो उसमें जो बेसिक प्रॉफिट वाले केसेस होते हैं, मतलब मार्केट एंट्री वाले केसेस, प्रॉफिट वाले केसेस, ये सब केसेस पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। सिर्फ आइडिया लग जाता है कि अलग अलग मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस पे किस टाइप के आंसर कर सकते हैं, एक बिजनेस एक्यूमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उसमें बहुत टाइम लगेगा नहीं, इजीली पढ़ लोगे अगर बैठोगे तो 5-6 दिन भी, या 10 दिन 15 दिन में आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे केस स्टडीज होती है। और कुछ शिवम में आई थिंक प्रियांशु पढ़। आई थिंक वो केस स्टडी से दे मीन द प्रोजेक्ट्स, राइट? मतलब ये तो वो हो गया ना कि केस प्रेप वाला,
वो तो दैट इज अ गुड ऑप्शन आनंद, ऑब्वियसली मतलब वो तो थोड़ा बिजनेस एक्यूमेंट इंक्रीज होगा, बट व्हाट यू कैन डू इज जो तुम्हारे ईयर में थोड़े से कंसल्टिंग और इस पे फोकस लोग हैं, उनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करो, पता करो कि वो लोग कैसे करते हैं केसेस वगैरह, क्या करते हैं, कहाँ से लाते हैं, और थोड़ा सा ट्राई आउट करो, क्योंकि प्रोजेक्ट्स कंसल्टिंग के ऐसा कुछ स्पेसिफिकली रहता नहीं कि इंटर्न किए हुए हैं सब, उनका प्रोजेक्ट्स कहीं ना कोई केस स्टडी रहता है, कोई कंपटीशन का किसी ना किसी का रहता है, तो ट्राई करो, पता करो कि कंपटीशन हमेशा होते रहते हैं, तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, थोड़ा सा उन लोग के साथ बैठो, समझो कि कैसे वो लोग अप्रोच करते हैं, क्या करते हैं, एक दो केसेस उनके उनसे पूछो, स्लाइड्स अगर उनके देखो, समझो, तो उससे तुम्हारा एक इंटरेस्ट हो, तुमको समझ में आएगा अच्छा कैसे अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है, फिर मे बी इफ यू फील लाइक तो एक दो केस में पार्ट ले लो, उसमें दिखाओ क्या क्या तुम कर सकते हो कॉम्पिटिशन्स में, टीम बना लो एक अपने फ्रेंड्स की और उनके साथ, अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं कंसल्टिंग वाले तो उनसे ट्राई करो कि टीम अप करके, तो टाइम है, ज्यादा उस पर एफर्ट मत डालो, बट हाँ एक बेसिक उनसे ओवरव्यू लेके और चीजें समझ जाओ कि कैसे एक अप्रोच करते हैं, कोई भी एकदम रैंडम प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया तो वो क्या उनका अप्रोच था, कैसे वो लोग ब्रेक डाउन किए, क्या क्या सोल्यूशंस दिए, तो वो एडिशन ही रहेगा। तो अपने अपने ईयर में जो तुम्हारे कंसल्टिंग के दोस्त लोग हैं उनको अप्रोच करके उनसे बात करके देखो, क्योंकि अभी तो सीनियर्स में सबके सब बिजी हैं, कोई तुमको टाइम नहीं दे पाएगा, बट अपने ईयर के लोगों से बात करो और उनसे डिस्कस करके देखो। तो लास्ट एक और क्वेश्चन की लाइक जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए एक बेसिक सा रोड मैप क्या क्या होना चाहिए कि ये चीज कवर कर लेनी है। यार ऐसा रोड मैप तो कुछ बहुत डिफिकल्ट है फ्रेम करना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कंपनी की बहुत ज्यादा अलग होती है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि ये कर दोगे तो तुमको इंटर्न मिल ही जाएगी, कोई ऐसा ओके। स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है कि एसडी तो है नहीं, मतलब एसडी का तो एकदम रहता है कि हाँ ये होता है, टिक मार्क्स कुछ होता है कि हाँ ये कर लिए, बट इसका आई डोंट नो व्हाट रोड मैप कैन वी गिव, कुछ है बेसिक सा कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी वगैरह समझ जाओ, बिजनेस एक्यूमेंट बिल्ड कर सकते हो, बाकी तो शिवम आनंद यू थिंक इफ मतलब कुछ। यार बेसिकली एक रोड मैप तो मतलब कुछ खास रोड मैप तो नहीं पता, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, रेज्यूमे में डाल रहे हो, उसको एकदम अच्छे से कर लेना, क्योंकि रेज्यूमे पे ही सवाल होते हैं इंटरव्यू में। तो जो तुमने काम किया है अब तक या जो भी करने वाले हो उसको अच्छे से कर लोगे, जिस भी फील्ड में कर रहे हो मतलब, तो चांस है कि इस कंपनी में भी ट्राई कर, मतलब हो सकता है ऐसा, इन कंपनीज में भी हो सकता है, या जिसको भी जो भी जिस चीज़ें पढ़ रहे हो उसको थरली पढ़ोगे ऐसा, या फिर किसी कंसल्टिंग केस के किसी केस के बारे में पढ़ रहे हो तो उस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से जान लो, और उसके जो भी फैक्ट्स हैं वो सब पढ़ लो वैसा, क्या क्या आगे फ्यूचर क्या है उसका, पास में क्या प्रॉब्लम्स थी, ये सब चीज़ें पढ़ लो वैसा। बेसिक कोई रोड मैप नहीं है, लेकिन हाँ कोई कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसा कि प्रियांशु ने बोला, मतलब केस कॉम्पिटिशन्स में, या फिर डेटा के कॉम्पिटिशन्स आते हैं जिसमें तुमको डेटा दिया जाता है, और उसमें भी काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत मतलब बिजनेस एक्यूमेंट लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा जो कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो ऐसा, वो सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें में पार्टिसिपेट कर सकते हो वैसे। बाकी ऐसा कुछ खास रोड मैप तो नहीं होता प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट सप्लाई या सप्लाई चेन के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिकली। एक चीज आई वुड लाइक टू सजेस्ट हियर कि कोई भी ऐसा मत करना कि सिर्फ एक सप्लाई चेन फंक्शन को टारगेट बना के सिर्फ इंटर्नशिप सिर्फ उसी के लिए प्रेप कर रहे हो, बिकॉज जैसा सबने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी का कि ये चीज आनी चाहिए ये चीज आनी चाहिए, ये दोनों हो गया तो फिर कर लेंगे हम, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। दे लुक एट योर प्रोजेक्ट्स, दे लुक एट योर रेज्यूमे, वो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे उस पर, और अगर तो उनके रिक्वायरमेंट पे तुम फिट बैठोगे उस टाइम पे, जो उनको चीज चाहिए होगी उसमें तुम फिट बैठोगे तो वो ले लेंगे तुम्हें, ऐसा होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम किसी एक प्रोफाइल, अगर तुम डेटा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो करते रहो, अगर कंसल्टिंग के लिए कर रहे हो तो करते रहो, जिसके लिए भी कर रहे हो उसके लिए करते रहो, एंड उसमें जो प्रोजेक्ट तुम इंक्लूड करोगे, लाइक अगर तुम डेटा के लिए भी प्रिपेयर करोगे, तुम केस स्टडीज करोगे, केस प्रेप करोगे, तुम प्रोजेक्ट्स करोगे, किसी भी प्रोफाइल के लिए करोगे, तुम ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे होगे, उनको अच्छे से करो और उनको रेज्यूमे में प्रेजेंट अच्छे से करो, और फिर उसको इंटरव्यू में डिफेंड कर पाओ अच्छे से। दैट इज व्हाट विल बी माय सजेशन। मतलब ऐसे स्पेसिफिक रोड मैप सप्लाई चेन के लिए मुझे नहीं लगता है कोई एग्जिस्ट करती है, बिकॉज कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा अलग होती हैं, बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है कि चांसेस इन सब में क्या होना है क्या नहीं होना। ये बात तो सही, मतलब देख लो कि तीन ही कंपनीज हैं जो कि इस रोल के लिए आती है, तो स्पेसिफिकली इसको टारगेट तो नहीं कर सकते कि ये तीन कंपनी में ही हम जाएंगे, ऐसा टारगेट नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, मतलब कोई एक रोल के लिए तैयारी करते रहो, ऐसे प्रैप करते रहो। अगर फिर जब रेज्यूमे इसमें अप्लाई करने की बात आएगी तो रेज्यूमे थोड़ा सा इस तरह से फ्रेम कर देना कि जिसमें थोड़े से कंसल्टिंग के प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो हाई एकदम टेक वाले प्रोजेक्ट्स हैं, हेवी टेक वाले, उनको हटा दो, तो थोड़े से कंसल्टिंग स्ट्रेटेजी वाले उनको डाल दो, या कोर का प्रोजेक्ट डाल दिया एक ऐसा, ये सब चीज़ें मतलब एक्सप्लोर प्रोजेक्ट अगर किसी ने कोर में किया हो तो उसको अच्छे से किया हो तो उसको डाल सकते हो ऐसा।
तो स्पेसिफिकली इस कंपनीज के लिए ऐसा स्पेसिफिकली टारगेट मत करना कि खाली आईटीसी में या एचयूएल में या पीएनजी में ही जाना है ऐसा, तो वो तो फिर हो सकता है चांसेस कम हो। एक और क्वेश्चन है कि पीओआर कितना मैटर करता है सप्लाई चेन के, लाइक आपके पीओआर जो आपने मेंशन किया था उस पे इंटरव्यू में कभी ग्रिल हुआ हो या फिर कभी मेंशन हुआ हो? मेरे इंटरव्यू में तो देखा भी नहीं था मेरा क्या प्योर, के नीचे नहीं जाते वो। बहुत ही कोई कोई आई डोंट थिंक कोई भी इंटरव्यू में कहीं पीआर के नीचे जाते हैं। वो एक सेक्शन रहता है, इट्स गुड टू हैव बट इट्स नॉट मैंडेटरी। नो वन आस्क यू कि इस क्लब में, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता है भाई वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा क्लब का क्या लिखे हो, तुम क्या किए हो। इट्स जस्ट टू शोकेस कि हाँ यू आर एक्टिव इन कॉलेज एंड डूइंग समथिंग, बट दे नेवर आस्क यू क्वेश्चंस अराउंड दैट। अभी तक तो मैंने नहीं सुना कि किसी भी इंटरव्यू को किसी भी स्पेसिफिक रोल में पूछा हो कि इस क्लब में इसने क्या किया, कैसे इतना परसेंटेज कन्वर्जन या फिर सोशल मीडिया रीच, कुछ भी एक्स वाई जो भी तुम लिखे हो, कभी उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे। बट यू कैन नॉट लीव दैट सेक्शन ऑल्सो। एक पीओआर तो कम से कम ऐड करना इज अ गुड थिंग, मतलब उसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हो, रेज्यूमे एक सेक्शन है तो एक या दो पीओआर मैक्स, उससे ज्यादा कोई सेंस नहीं है। क्योंकि रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करो, अगर कोई इंटर्नशिप है तो उसको ज्यादा एम्फसाइज करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अचीवमेंट्स है उस पर फोकस करो। पीओआर मैक्स टू मैक्स दो, उससे ज्यादा मत रखना, इट्स अ वेस्ट ऑफ स्पेस। ऑल्सो प्योर मेरे इज को नॉट एक देयर डाउट, कि तुम, सॉरी, गो अहेड। हाँ एक मिनट बस, मैं एक मिनट बोल देता हूँ। मतलब प्योर इज नॉट कि तुम्हारे एक एक्स क्लब में इतनी बड़ी प्योर है तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू, ऐसा नहीं है। इट जस्ट शोज कि तुमने थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो तुम कॉलेज में, तुमने कुछ एक लीडरशिप रोल का एक्सपीरियंस किया है कॉलेज में। तो वो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे उस पीओआर को देख के क्वेश्चन पूछेंगे, बट दे विल आस्क क्वेश्चंस कि तुमने कभी बताओ, टेल मी अबाउट अ सिचुएशन वेयर यू लेड अ टीम और वेयर यू शोड लीडरशिप। तो तुम वहां पे उस चीज को साइट कर सकते हो कि यस आई वाज दिस दिस इन माय क्लब एंड दिस आई हैड डन। बट वही है कि इट इज नॉट मैंडेटरी, और ऐसा नहीं है कि अगर तुमने कुछ अच्छी पीओआर नहीं है तो देयर चांसेस विल बी लेस, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ प्रियांश। मैं पूछ रहा था कि एक देयर इज दिस सेक्शन जिसमें स्किल्स, इंटरेस्ट, टेक्नोलॉजीज और लैंग्वेजेस कुछ होता है, वो सेक्शन कितना मैटर करता है? क्योंकि आई बिलीव वो स्पेस खा ही लेते हैं पूरा, और उसकी जगह प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं, वो बेटर रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट, अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स हैं और ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स ज्यादा हैं बट स्किल और उसकी वजह से तुम इंक्लूड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर हटा सकते हो उसे। बट अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप के बाद भी स्पेस बच रहा है तो इट इज गुड टू इंक्लूड। मतलब वो एक तरीके से अलग सेक्शन होता है, प्रोजेक्ट्स के थ्रू तुम दिखाते हो कि वो स्किल तुम्हारे पास है, वो प्रूफ दिखाते हो। स्किल्स वाले सेक्शन में यू जस्ट राइट इट आउट अलग से स्पेसिफिकली। तो इफ यू हैव प्रोजेक्ट टू शो इट और तुम्हें लग रहा है कि स्किल्स की वजह से जगह कम बच रही है तो यू कैन रिमूव इट, एंड इफ यू चूज टू कीप दैट तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये वाला सेक्शन जो है वो बेसिकली जो बॉट रेज्यूमे स्क्रीनिंग वाला होता है ना, उसमें ज्यादा यूजफुल रहता है कि अगर तुम कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, एसडी वाले स्पेसिफिकली अगर कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी उनको आती है और इफ अ कंपनी इज लुकिंग फॉर दैट कीवर्ड, तो वो स्किल वाले सेक्शन से मैच हो जाता है कि हाँ प्रेजेंट है। तो जो ये फिल्टरिंग वाला होता है बॉट सिस्टम, तो उसमें वहाँ पे कीवर्ड मिल जाएगा स्किल वाले सेक्शन में, तो हाँ तुम्हारा रेज्यूमे पास हो जाएगा। बट आई डोंट थिंक सो कि उतना ज्यादा तुम्हारा डिफरेंस पड़ेगा इसमें, स्पेशली प्रोडक्ट सप्लाई वाले कंपनीज में, क्योंकि उनका उतना बॉट वाला सिस्टम नहीं होता है। एंड तो इफ यू कम्प्लीटली रिमूव दैट देन ऑल्सो इट्स ऑल राइट, क्योंकि प्रोजेक्ट से वो तुम्हारा कहीं ना कहीं शोकेस हो ही जाएगा स्किल। ओके, क्योंकि जनरली ऐसी हार्ड स्किल नहीं होती, अगर स्ट्रैटेजी वालों को देखे अनटिल एंड अनलेस डाटा कर लो तो फिर वो सेंस नहीं बनाता इतना डालना। हाँ एंड भैया टेक में भी कुछ स्किल्स डालनी पड़ती है कुछ? तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आई, ब्रेक मेरे लिए होगी सबके लिए होगी? तानिशा हेलो, रिपीट कर दो। ऑडिबल? हेलो, हाँ हाँ बोलो। ऑडिबल? हाँ, मैं बोल रही थी कि रिज्यूमे में इन सब मतलब सप्लाई चेन की प्रोफाइल के लिए मेरे को टेक स्किल्स भी डालनी पड़ेगी क्या? एसक्यूएल, डीबीएमएस या फिर और भी स्किल्स दिखानी पड़ेगी? नहीं स्पेसिफिकली ये तो मतलब आई डोंट थिंक कि कुछ एडिशन रहेगा एसक्यूएल वगैरह का। बट मतलब वो प्रोजेक्ट स्किल्स वाले में नहीं लिखोगे, अगर प्रोजेक्ट कोई किए हुए हो डेटा वगैरह का, अगेन जैसे कि डेटा सप्लाई वाला अगर मिक्सचर वाला कुछ प्रोजेक्ट है तो वो हेल्प आउट कर देगा। बट स्पेसिफिकली स्किल्स में एसक्यूएल वगैरह मेंशन करने से उनको यू वोंट गेट दैट हाई एंड एज मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसा स्पेसिफिकली एसक्यूएल आता है तो फिर तुम उसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है या फिर कुछ।
तो लाइक इज इट ओके टू कंक्लूड कि मतलब अगर हम लोग मेंशन कर दे एसक्यूएल वगैरह कि मतलब ठीक है आता है दैट्स अ बट मतलब ऐसे इंटरव्यू में पूछ तो नहीं लेते हैं ना कि एसक्यूएल का ये फॉर्मूला बता दो, मतलब स्किल्स से कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछता है ना? नहीं यार, मतलब सप्लाई चेन में तो नहीं पूछते, इतना बट इतना हाँ तुम्हारे पास प्रोजेक्ट पे ऑल ग्रिल करते हैं हाँ, तुम्हारे। अगर प्रोजेक्ट में कुछ तुम इंक्लूड किए कुछ नया ही एकदम, तो वो पूछेंगे, प्रोजेक्ट में लाइक पूछ मेरा सकते हैं। एमएल पे जो प्रोजेक्ट था तो उसमें केएनएन वगैरह मैंने लिखा था, तो फिर दे आस्क्ड उसमें टेक्निकल डिटेल्स की केएनएन में फिर कैसे उसको जज करते हैं, क्या ग्राफ बनता है और ग्राफ में एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या होता है, बट मुझे याद नहीं था तो मैंने बोला सर आई डोंट रिमेम्बर। द थिंग इज कि अगर प्रोजेक्ट में मेंशन कर रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि तुम ऐसे आंसर दे पाओ वहाँ पे कॉन्फिडेंटली। बस वही, हाँ मेंशन करोगे तो वो पूछ सकते हैं, तो जो लिख रहे हो वो आना चाहिए अच्छे से। ठीक है। ऑल्सो जस्ट एक और डाउट था कि आई हैव हर्ड कि ऐसा उनको सप्लाई चेन वाली कंपनीज को पसंद नहीं अगर आप कोई कंसल्टिंग का इंटर्नशिप उस पर दिखाते हो, कंसल्टिंग फर्म का, तो इज इट ट्रू या फिर ऐसा कुछ नहीं है? मतलब मतलब आई हैड अ कंसल्टिंग बिजनेस कंसल्टिंग मतलब वर्ड लिखा हुआ था उसमें, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली दिक्कत तो नहीं होती है कि तुमको रिजेक्ट ही कर देंगे, बट पीएनजी स्पेसिफिक दे डोंट कंसल्ट एनीवन आउटसाइड, तो इनको थोड़ा सा है कंसल्टिंग से थोड़ा सा, मतलब इफ यू कैन अवॉइड ट्राई टू अवॉइड, बट इफ इट्स देयर तो कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिकली तुमको पॉइंट आउट करके रिमूव नहीं करेंगे, बट यहाँ पे इन लोगों को पसंद नहीं है एक्सटर्नल कंसल्टिंग फर्म्स एंड ऑल। मतलब एचयूएल स्पेसिफिक तो मैं कह सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है कंसल्टिंग वगैरह या किसी भी चीज़ से। मतलब ऑफ कोर्स तुमने अगर कंसल्टिंग इंटर्न की है और उसमें तुमने कुछ अच्छा काम किया है, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, तो दैट विल बी गुड फॉर देम। वो देखेंगे कि क्या काम किया, ऐसा कुछ नहीं है कि दे विल बी अगेंस्ट कि इसने कंसल्टिंग करी है इसको नहीं लेना है, हाँ, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं होगा। होता। हाँ सेम है, आईटी से भी ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन था कि लाइक आपने बोला था कि कोर के भी प्रोजेक्ट आप शोकेस कर सकते हैं, तो बहुत लोगों ने अपने एक्सप्लोरेटरी में भी कोर के प्रोजेक्ट बनाए नहीं थे। तो अगर किसी को है कि अभी वो कोर का प्रोजेक्ट बनाए तो वो कैसे बनाए, क्योंकि नॉन कोर को तो मैक्सिमम को पता होता है यहाँ से इस तरह का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, लेकिन कोर का आइडिया नहीं होता है, तो किस तरह के प्रोजेक्ट बनाने चाहिए कोर? कोर में किस तरह के, ऐसा मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जिस भी मतलब अगर मैकेनिकल में पूछो तो 4 फील्ड होती है, वही मशीन डिजाइन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, थर्मल, प्रोडक्शन, तो जिसमें भी मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट हो ऐसा, बाकी ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि उनको यही कोई इस टाइप का प्रोजेक्ट होगा कोर में तो लेंगे। अगर मतलब अगर तुम कोर में इंटरेस्टेड हो तो तुम लोगों ने कोर में प्रोजेक्ट किए होंगे स्पेसिफिकली। अब एकदम से इस कंपनी के लिए सिर्फ कोर के प्रोजेक्ट डालना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, या सिर्फ अगर इन 3 कंपनी के लिए तुम कोर का प्रोजेक्ट बना रहे हो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्टेड अगर कोर में हो, कोर का प्रोफाइल है तो अच्छी बात है, मतलब कोर के प्रोफाइल को वो लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं, ऐसा होता है बस, क्योंकि उनको कोर के लोग चाहिए। बाकी बस नथिंग वही है कि इस एड कंपनी ऑन, के लिए हाँ हाँ, मतलब आनंद वही मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि तुम इस कंपनी के लिए अब 1 महीने बचे हैं तो तुम 1 महीने में बैठ के कोर का प्रोजेक्ट कर रहे हो, बिकॉज कोर उन्हें चाहिए। बट अब क्वेश्चन ही देख लो ना, उन्हें कोर चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग, पर मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बताओ, कार्नोट इंजन क्या है बताओ। मेरे तो से पूछा अब वो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, भाई इतना हाँ, सिंपल तो सवाल बहुत पूछते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए उनको ऐसा एक्सपर्ट कोर वाला नहीं चाहिए। बट हाँ, अगर वो देखते हैं कि कोई एक्सपर्ट कोर वाला है तो तुम्हें थोड़ा सा उन्हें लगता है कि हाँ इसको प्रेफर कर सकते हैं। पीएनजी में ऐसा नहीं होता है, पीएनजी वालों को कोर वालों से मतलब नहीं होता, वो कुछ भी कोर का नहीं पूछते, वो किसी मतलब कोई टेक्निकली क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं, वो एकदम अलग लीडरशिप और ये सब देखते हैं, पर्सनालिटी पर्सनालिटी देखते रह जाते हैं, कहते हैं काम तो कर लोगे तुम, पर्सनालिटी दिखाओ अपनी स्टोरीज बताओ अपने बारे में, तो ऐसा ही रहता है, इसमें कुछ प्रेफरेंस वगैरह कुछ कोर का कहीं नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिकली कुछ प्रोजेक्ट करने बैठो, बस ये था कि ब्राउनी पॉइंट है वो, ऐसा नहीं है कि नेसेसिटी करो ही कोर का, ये था जो जिस था। तो चलिए। मुझे एक डाउट था कि जैसे एचएएल में जो वर्चुअल इंटरव्यू वाला राउंड होता है, तो उसमें लाइक एज यू सेड काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में लाइक कैसे टाइप के रिसोर्सेज हमें पढ़ के जाना चाहिए, या फिर किस लेवल का हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि हम, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम मिलता है आंसर करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को, तो आपका क्या उसमें सजेशन होगा? लेवल ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड का कुछ ऐसा टेस्ट, मतलब ऐसा नहीं होता है कि तुम कि ये चीजें पढ़ लोगे तो तुम्हारा लेवल ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बढ़ जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर इट। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अगर बेसिक बिजनेस एक्यूमेन है, मतलब मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा था, वही यूके में है हेयर प्रोडक्ट, उसको इंडिया में लॉन्च करना है, आई डोंट नो कौन सा हेयर प्रोडक्ट है,
कौन सी चीजें सही होगी, मुझे कहाँ पता है। बट उस चीज को बस तुम ऐसा नहीं, दे ऑल्सो ऐसा भी नहीं कि दे विल वांट द परफेक्ट आंसर, बस दे वांट कि तुम उस चीज को फेस कर पा रहे हो, टैकल कर पा रहे हो, कुछ लॉजिकल चीजें बता रहे हो, रैंडम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। ऐसा होता है मेरे ख्याल से, अगर प्रियांशु और आनंद कुछ भी ऐड करना हो तो हाँ ऐसा बस नहीं है मतलब कि you will- हाँ बोलिए। वही कि वही मतलब तुम लोग कितना डाइवर्स, जैसे जैसे वो शिवम ने बताया अभी ये सिनेरियो के बारे में, तो वही है तुम लोग कोई रैंडम कुछ भी सोचने लगेगा, लेकिन तुम लोग बोल सकते हो कि अगर नया फैक्ट्री खोलेंगे तो स्टार्टिंग में, जैसे इंडिया में नया फैक्ट्री खोलेंगे, अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो कैपिटल बहुत बड़ा खर्चा आएगा, बट फिर एक श्योरिटी होनी चाहिए कि इंडिया में मार्केट चले ही चले, वो चीज प्रोडक्ट चले ही, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, तो वो एक रिस्क टेकिंग रिस्क हो गया है। तो ये तुम बोल सकते हो कि एक उसका कौन है ऐसा, अब एक कौन इसका एक डिसएडवांटेज है ऐसे। और तुम अगर बता रहे हो सीएमयू की बात कर रहे हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो वही है कि रिकरिंग बार बार एक्सपेंसेस आएंगे, तो ये तुम बता सको उनको कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में रिकरिंग एक्सपेंसेस आते हैं, तो वही उसका एक इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब आपका बार बार खर्चा बढ़ता रहेगा, ऐसे आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बट वही है। फिर अगर आप इंपोर्ट करोगे तो टैक्सेस का प्रॉब्लम आएगा, तो हर एक का प्रोज एंड कॉन्स आपको बताना है, पर इंपोर्ट करने में आपको बहुत ज्यादा कैपिटल लगेगा नहीं। तो ये सब चीजें आप सोच पा रहे हो कि नहीं, कि क्या 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 रिलेटेड चीजें होती हैं, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर सिचुएशन के लिए। तो वही आई है, अगर थिंक तुम बिजनेस केस स्टडीज पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे होता है। तो संजना स्पेसिफिकली इन क्वेश्चंस में ना वो लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक देते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा एंड विल हैव सम टाइम टू एनालाइज। सो हम पूरा क्वेश्चन हमको अब याद आया तो आई इलैबोरेट। बेसिकली ये केस था कि देयर इज अ हेयर केयर शैम्पू ब्रांड इन यूके एंड इंडिया में दे हैव टेस्टेड द मार्केट एंड इट सेज कि वो सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट है, सिर्फ 10% लोग ही इसको अडॉप्ट करेंगे। दैट इज वेरी क्लियर फ्रॉम देयर साइड कि 10% लोग ही इसको अडॉप्ट कर पाएंगे, प्रीमियम प्रोडक्ट है। नाउ दे आर गिविंग 4 ऑप्शंस कि इसको लॉन्च करना है तो कैसे करें। या तो इंपोर्ट करें, एज शिवा मेंशन्ड, इंपोर्ट कर सकते हैं, अपनी खुद की फैक्ट्री में एक नया लाइन लगा के एडिशन कर सकते हैं, पूरी नई फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं। अब इसमें से तुम बताओ कि क्या बेस्ट है। सो नाउ व्हाट आई डिड वाज कि ऑल्दो ये 4 क्वेश्चंस थे, आई वेंट बियॉन्ड एंड आंसर्ड कि फर्स्टली सिंस यू आर लॉन्चिंग दिस इन इंडिया यू विल हैव टू गो फॉर अ बेसिक मार्केट चेक इन टर्म्स ऑफ कि वो लोग यहाँ पे स्किन डिफरेंट है, हेयर डिफरेंट लोगों का, तो पहले आप प्रोडक्ट का R&D चेंज करो। दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग। वंस यू आर डन विद द न्यू फॉर्मूला कि हाँ यहाँ पे ये चल जाएगा, क्योंकि स्किन और पीपल का लोग वेरिएशन होता है, उसके बाद यू कैन ऑप्ट फॉर अ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग एंड चेक आउट द प्रोडक्ट, टेस्ट करो पहले कि कैसा है, यहाँ पे अडॉप्ट हो रहा है कि नहीं। इफ यू फील लाइक जो यहाँ का अडॉप्शन है और जो सेल्स आ रही है वो सिग्निफिकेंट आ रही है, देन add a new line or a new factory depending on the cost, depending on the projections that you feel कि तुम कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हो और कितना तुमको आ रहा है कि इतना रेवेन्यू आएगा। तो दैट वाज इट, दैट वाज द आंसर। तो केस थोड़ा सा इलैबोरेट रहेगा, यू विल हैव आइडियाज टू थिंक अपॉन। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा और वेग सा केस आएगा, हल्का सा इलैबोरेट रहेगा, तो यू विल हैव टाइम टू थिंक। बस ट्राई टू बी वेरी क्विक कि हाँ ये हो सकता है, तो लाइक एक दो ब्राउनी पॉइंट दे दोगे कि हाँ यहाँ पे पहले आप R&D करके टेस्ट कर लो कि प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं, स्किन डिफरेंट है, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो, एंड तो फिर वहां पे आ जाएगा। और बेसिक सप्लाई चेन का वो देख लेना कि सप्लाई चेन का डिजिटलाइजेशन थोड़ा सा पढ़ लेना, 2-3 ब्लॉग वॉक, तो काफी आइडिया लग जाएगा क्या क्या चीजें हो सकती है। बस बहुत सालों से हो रहा है कि हो सकती है, बट उसको इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, कॉस्टली है, फिर जो भी है। बट हर बार सेम आइडिया सुन के खुश हो जाते हैं वो लोग कि IoT लगा दो, ML लगा दो, कैमरा लगा दो, अलार्म बजा दो, कुछ भी बहुत फिक्स, ये बहुत बेसिक टर्म्स है जो पढ़ लेना ब्लॉग कि सप्लाई चेन डिजिटलाइजेशन कैसे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको चेप दो तो हो जाता है। तो ऐसा कुछ लोड लेना नहीं है कि तुमसे हो नहीं पाएगा, बेसिक सा ही रहता है, जस्ट वहां पे आराम से सोच के दे दो आंसर, तो उसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओके भैया। और एक और बस फॉलो क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि 6 सिग्मा प्रिंसिपल या ऐसे कुछ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स पूछ रहे हैं, उस पर फिर एक सिचुएशन बना के दे रहे हैं। तो इन अ सिचुएशन जब मुझे पता ही नहीं है वो फ्रेमवर्क एंड उस पर मुझे पूरा आंसर स्ट्रक्चर करना है, तो हाउ डू आई स्मार्टली गो अबाउट दिस सिचुएशन कि इंटरव्यू को पता ना चले कि आई एम नॉट दैट अवेयर अबाउट दैट केस या फ्रेमवर्क। देखो मतलब जरूरी नहीं है कि तुमको 6 सिग्मा पता हो, इट्स लाइक 6 सिग्मा पढ़ा, ये सिर्फ चीजें मैकेनिकल में, मतलब मैकेनिकल कोर्स में पढ़ाते हैं थर्ड ईयर के एंड में, ऐसे मतलब कुछ कुछ चीजें पढ़ाते हैं क्वालिटी कंट्रोल के रिलेटेड है ऐसा, बट मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था उस टाइम पे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें पता होगा तो ही अच्छा होगा या तुम इसके रिलेटेड आंसर ही दे पाओ ऐसे। बस तुम लोग को अपना नॉर्मल सोचना है कि स्ट्रक्चर थिंकिंग उनको बतानी है कि मैं ऐसे ऐसे लॉजिकली सोच रही हूँ, मैं सोच रहा हूँ। स्पेसिफिकली कोई ऐसा 6 वो लोग तुमको चाहेंगे इस फ्रेमवर्क के हिसाब से तुम आंसर दो, ऐसा जरूरी नहीं है। बस अगर तुम्हें आता होगा तुम उस फ्रेमवर्क को वहाँ पे स्पेसिफाई करोगे, बोलोगे कि मैं स्वॉट एनालिसिस कर रहा हूँ या ऐसे कुछ बोलोगे, तो ठीक है, उनको लगता है कि हाँ ये थोड़ा स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग में सोच पा रहा है।